तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं मोशन का सेकंड लेक्चर, जहां पे हम स्केलर वर्सेस वेक्टर के बारे में एक बेसिक फर्क डिस्कस करेंगे इन दो क्वांटिटीज के बारे में। स्केलर तो आप लोग आराम से समझ जाएंगे, वेक्टर समझने में थोड़ा सा आपको हो सकता है टाइम लगे। तो वेक्टर के लिए इसलिए मैंने प्लान किया कि वेक्टर से जुड़े जो भी लॉज हैं बेसिक लेवल के, पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन जैसे स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, राइट हैंड थंब रूल, और उसके बाद थ्री डायमेंशन में वेक्टर, इन सब पे मैं एक स्पेशल 2-2.5 घंटे का लेक्चर इसी चैप्टर के एंड में दूंगा, ताकि आप जब पूरा मोशन पढ़ लें तो मोशन के अंदर आप जितने भी वेक्टर पढ़ोगे उससे एसोसिएट कर पाए चैप्टर के एंड में जाके, और वहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 2-3, ताकि आपके वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जो आपको नहीं आते। और वो इसलिए नेसेसरी क्योंकि ओलंपियाड में अगर आपको वेक्टर आता है तो आप कई सवाल बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 1-2 सवाल आते हैं तो वो आप बड़े आराम से कर पाएंगे। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के लिए आज हम लोग एक बेसिक फर्क डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, आज तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए स्केलर। स्केलर सुनते के साथ हमारे दिमाग में क्या आता है? स्केलर सुनते के साथ तो हमारे दिमाग में एक स्केल जैसा कुछ आता है। स्केल का काम क्या होता है? लंबाई नापना। स्केल का सिर्फ एक ही काम होता है ना कि वो लंबाई नापता है किसी भी चीज की। क्या आपने मान लीजिए कि आपने एक स्केल लिया और उससे आपने एक पेपर की लंबाई नापी, तो स्केल सिर्फ एक ही काम करता है। तो इसी तरीके से स्केलर का भी सिर्फ एक ही काम होता है। स्केलर का काम होता है इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। अब इसका क्या मतलब है कि इनके अंदर सिर्फ एक वैल्यू होती है। इसको समझने का एक काम कीजिए। जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाता हूँ। स्केलर वर्सेस वेक्टर के अंदर हम लोग दो क्राइटेरिया लेके चलें कि क्वांटिटीज दो चीजों को डिस्क्राइब कर रही हैं या नहीं कर रही। पहला होता है हमारा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है। और दूसरा होगा हमारा डायरेक्शन, की वो डायरेक्शन भी बता रही है कि किस डायरेक्शन में काम कर रही है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम दो क्राइटेरिया लेके चलते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अभी वेक्टर के बारे में बाद में बात करेंगे, अब इसे स्केलर की बात करते हैं। इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक बॉडी का मास है। मास हो गया, मान लीजिए एक आदमी है, उसका मास जो है वो कितना है, कितना है, कितना है। एक आदमी है, उसका मास 60 किलो है, वो 60 किलो वजनीय है। ठीक है, ये बना दिया हमने आदमी। बहुत खुश आदमी है ये। इसका नाम होगा कुछ, मेरे को नहीं पता, लेकिन इसका मास 60 किलो है। तो इसका मास 60 किलो के, इसके अंदर आप डायरेक्शन बताएंगे। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या आप इसके अंदर डायरेक्शन बताएंगे कि 60 किलो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, या 60 किलो साउथ डायरेक्शन की तरफ, या एक और आदमी है, उसका मास मान लो 80 केजीज है। उसका मास 80 केजी, थोड़ा मोटा है वो इससे, इसका वजन बेचारे का थोड़ा कम है, इसका नॉर्मल वजन है जैसा होना चाहिए। ये थोड़ा इससे खतरनाक है ना। तो ये दो दोस्त है, इसका मास 80 किलो है। क्या आप इसके अंदर डायरेक्शन बताते हैं कि इसका मास 80 किलो नॉर्थ में है, या 80 किलो साउथ में है, या वेस्ट में है, नहीं, या ईस्ट में है? क्या आप ऐसा कुछ बताते हैं? नहीं, हम तो नहीं बताते। तो या तो आप लोग देखिए, मतलब 60 किलो मास है इसका और इसका 80 किलो है। क्या आपने इसके अंदर डायरेक्शन बताई? नहीं बताई। तो मतलब वो क्वांटिटीज जो इनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो होती है स्केलर क्वांटिटी। जैसे एक एग्जांपल हो गया लेंथ। ठीक है, लेंथ एक एग्जांपल हो गया। आप बताइए, आप एक स्केल लेते हैं, आप एक कागज की लंबाई नापते हैं, आप उस स्केल से मान लीजिए किसी भी चीज की लंबाई नापते हैं, कि मान लीजिए जैसे मैंने कपड़ा ले लिया, मैं इसकी लंबाई नाप लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये स्केल क्या करता है? स्केल सिर्फ लेंथ ही तो नापता है, क्या डायरेक्शन करता है? मैग्नीट्यूड बताता है। 2 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर लंबा। तो लेंथ क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। अगर मान लो कि पेपर ऐसे यूं टेढ़ा रखा है तो डायरेक्शन थोड़ी बताएगा, आप स्केल को टेढ़ा रख के नाप लोगे, है ना। तो इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसके पास लेंथ होती है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही एक हो गया हमारे पास टाइम। टाइम आप कैसे बताते हैं? टाइम के साथ डायरेक्शन बताते हो। क्या आप बोलते हो 2 सेकेंड, 3 मिनट, ठीक है, ये 4 घंटे, ऐसा कुछ बोल देते हो आप लोग। मतलब टाइम के पास भी डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या? कि 2 सेकेंड होगा, 2 सेकेंड। ठीक है, तो मतलब स्केलर क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब एक वैल्यू होती है। अब समझ में आ गया, स्केलर क्वांटिटीज है ओनली मैग्नीट्यूड। 3 एग्जांपल तो ऐसे मिल गया, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। अभी और भी बताएंगे, ठीक है। अभी मैं इसको तो रब कर देता हूँ फिलहाल, ताकि मैं इसके बारे में और आपको लिख के बता सकूं। ठीक है,
अब देखिए, ठीक है, इनके पास मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया एंड नो डायरेक्शन, एंड हैव नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन से इनका लेना देना नहीं होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात, उसके बाद are added or subtracted using the basic laws of arithmetic, ये समझिए, are added और सब्ट्रैक्टेड क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो कि पहले एक इंसान था वैसे कुछ नहीं वजन वाला, 3 इंसान बढ़ेगा 3 टाइम्स कर दो, आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड यूजिंग द बेसिक लॉज ऑफ, यूजिंग द बेसिक लॉज ऑफ अरिथमेटिक। अब आप लोग सोचोगे अरिथमेटिक क्या होता है, बहुत अंग्रेजी आ गई। एक बात बताओ, मल्टीप्लीकेशन, अगर मैं मल्टीप्लाई बोलूं, मल्टीप्लीकेशन क्या है, रिपीटेड एडिशन, कि मान लो 60 किलो वाले 3 लोग एक गाड़ी में बैठे तो उनका टोटल वजन कितना होगा, 180 किलो, तो 60 + 60 + 60, तो मल्टीप्लीकेशन नहीं लिखना है इस तरीके से, इस तरीके से एडिशन ही हुआ, वो भी सब्ट्रैक्शन क्या, सब डिवीजन क्या, वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, कि मान लो हम लोगों ने 34 को 17 से डिवाइड किया, तो क्या हो गया, कितनी बार 34 में 17 को घटा के वो 0 में कन्वर्ट हो जाए, तो सब कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही तो था। अरिथमेटिक क्या होता है, हमारे जो बेसिक लॉज होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज हैं उनको एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अरिथमेटिक मतलब अपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बेसिक मैथमेटिक्स जो फर्स्ट सेकंड का बच्चा भी कर सकता है, कि मान लीजिए एक दोस्त है 80 किलो वाला हमारा, है ना, जिसका वेट है 80 kg, एक दोस्त है हमारा जिसका वेट है 60 kg। अब ये दोनों मान लो, पहले ये वेटिंग मशीन पे खड़ा हुआ 60 किलो, ये 80 किलो, अभी मैं वेट और मास में फर्क नहीं बता, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो अब मान लो ये दोनों मिलके वेटिंग मशीन पे खड़े हो गए तो कितना वजन आएगा इनका, कोई डायरेक्शन होती है नहीं, इनका वजन तो 140 kg आएगा, आराम से मिला सकते हैं। इसी तरीके से मान लो मेरे से कह दिया गया कि मान लो कि 2 किलो आपको ना सेब लाने हैं, आपको बाजार से ना 2 किलो एप्पल लाने हैं, मान लो मेरे से ये चीज कह दी किसी ने, उसके मम्मी ने कह दी कि जाओ बाजार जाओ 2 किलो एप्पल लेके आओ, और उसके बाद मेरी मम्मी ने दोबारा कॉल करके बोला 3 किलो ऑरेंजेस भी लेते आना, 3 किलो संतरे भी लेते आना, तो टोटल में कितना वजन उठाऊंगा, टोटल में 2 किलो और 3 किलो 5 किलो वजन उठाऊंगा, मतलब आप समझ गए कि टोटल हम इनको बड़े आराम से ऐड कर सकते हैं कि 5 किलो टोटल हो गया, 5 kg फ्रूट्स हो गए सारे मिला के दोनों। इसी तरीके से हो सकता है सेम ही चीज हो कि 2 किलो एप्पल, उसके पापा ने कॉल करके बोल दे 3 किलो एप्पल और लेना, तो 5 किलो सेब हो गए, है ना, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनको बेसिकली मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। एडेड और सब्ट्रैक्टेड कैसे होते हैं, अरिथमेटिक से सब्ट्रैक्टेड कैसे, कि मान लो कि पहले कुछ था सामान मेरे पास जिसका वजन 5 किलो था, अब मैंने उसमें से 2 किलो सामान उठा के कहीं रख दिया, किसी को दे दिया, तो मेरे पास 3 किलो हो गए। इसके लिए मैंने कुछ बहुत ज्यादा लॉ लगाया नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स लगेगी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के खेल है बस, ठीक है, इसका मतलब है समझ में आ गया। अभी इनको बदला कैसे जा सकता है, कि मतलब ये इसकी वैल्यू जो है वो तभी बदली जा सकती है, मैग्नीट्यूड बदला जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड विद चेंज इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बदल दो अपना, और क्या है, विद चेंज इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, बहुत बढ़िया, कि मैग्नीट्यूड बदल दो और इसकी वैल्यू बदल जाएगी, कि मान लो 2 किलो है, ठीक है, 2 किलो है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे ना 3 किलो है, अब मान लो मैंने 1 किलो और जोड़ दी तो इसके मैग्नीट्यूड बदला, क्वांटिटी की वैल्यू बदल गई, तो मतलब मैग्नीट्यूड बदलते जाओ क्वांटिटी की वैल्यू बदलती जाएगी, है ना, सही है ना, ये तो बहुत इजी लग रही है हमें, स्केलर वर्सेस वेक्टर, है ना, अभी तो बाद में वेक्टर के लॉस पढ़ेंगे तब लगता है थोड़ा टफ, उसके लिए तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, ताकि वेक्टर के लॉज आप लोगों को क्लियर आराम से हो, है ना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो 10th में पढ़नी हो, 9th में थोड़ा सा यहाँ पढ़ेंगे हम लोग बाद में, अभी नहीं, आज नहीं। तो स्केलर हो गया, मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। अगर आप इसका, और एक चीज याद रखना स्केलर क्वांटिटी में, इसके पास ना मैग्नीट्यूड में क्या होता है, एक वैल्यू होती है और एक यूनिट भी होती है। यूनिट मतलब कि मान लो मेरे को 2 किलो है और मेरे पास 2 ग्राम है कोई चीज, तो मैं इनको ऐसे ऐड नहीं कर सकता, यहाँ पे एक ये तो वैल्यू हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, एक हो गई हमारे पास यूनिट, तो मतलब यूनिट सेम होनी चाहिए इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, ये चीज याद रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए इनकी यूनिट सेम होनी जरूरी है, तो ये चीज याद रखना कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होती है, हैज टू थिंग्स, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट,
तो मैग्नीट्यूड के अंदर दो चीजें होती हैं, वैल्यू जो न्यूमेरिकल होती है और यूनिट, ठीक है। अब चौथी बात, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड यूजिंग द बेसिक लॉज ऑफ अरिथमेटिक हो गया। उसके बाद इनके एग्जाम्पल, मतलब बहुत एकदम हमारे बेसिक लेवल की क्वांटिटीज हो गई, है ना। उसके बाद इनकी वैल्यूज भी तो कुछ होंगी, है ना। पहले एग्जांपल लिख लो, फिर वैल्यू बताता हूँ कि वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। एग्जांपल हो गई आपका लेंथ हो गया, अभी हमने स्केल से लंबाई नापी थी, इसकी यूनिट क्या हो गई सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, और उसके बाद मिलीमीटर, ऐसी यूनिट्स हो गई, है ना। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। टाइम की हो गई सेकेंड, मिनट, आवर, ऐसी और भी छोटी होती है, नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड, छोटी यूनिट भी होती है सेकेंड से। लेंथ, टाइम, डेंसिटी, डेंसिटी भी बताते हैं, ठीक, क्या होती है थोड़ा सा बता देंगे। वॉल्यूम, एरिया, एरिया तो सबको पता है कि मान लो ये खेत है, 2 मीटर ऐसे है, 3 मीटर ऐसे है, तो कितना हो गया 6 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। लेंथ इनटू ब्रेथ, बेसिक बात एकदम। तो एरिया का भी जैसे मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में क्या है वैल्यू, वैल्यू क्या है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 6, यूनिट क्या है इसकी मीटर स्क्वायर, तो 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, मास आपको ये बताया था हमने, ठीक है। मास की यूनिट ग्राम, किलोग्राम, ये सब हो गई, ठीक है। लेंथ हो गई, टाइम हो गई, डेंसिटी हो गई, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, मास हो गया। डेंसिटी होता है कि मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी वेक्टर क्लियर मिटा देता हूँ, ठीक है। वेक्टर की हेडिंग नहीं, मास तो थोड़ा सा डेंसिटी बताता हूँ पहले। क्या होती है कि डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब टोटल मास को डिवाइड कर दो वॉल्यूम से। मान लो कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे अभी समझ में आ जाएगा क्या, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मान लो मैंने एक बक्सा बना दिया, इस बक्से का जो मास आया वो हमने मान लो रख के तोल लिया, कितना मास होगा इसका। अब मास आ गया इसका मान लो 10 ग्राम, मास आ गया इसका 10 ग्राम, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसकी वॉल्यूम यहां से भी 1 मीटर, चलो थोड़ी कोई अच्छी सी वैल्यू लेते हैं। 2 सेंटीमीटर मैंने ऐसे बनाया, ये बक्सा 2 सेंटीमीटर ऐसे हुआ, 2 सेंटीमीटर ऐसे हुआ। अब इसकी वॉल्यूम बता दो, इसकी वॉल्यूम होगी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 2 2 4 4 2 8, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक बात बताओ, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्यूब, इसका मतलब है कि अगर मैं इस बक्से को छोटा छोटा काटूं, तो मैं जब एक यूनिट वॉल्यूम कितना होता है, मतलब वैल्यू कितनी थी 1, और यूनिट कितना सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है 1 मीटर क्यूब में भी हो। 1 यूनिट वॉल्यूम, यूनिट कुछ किसी भी हो सकती है। 1 सेंटीमीटर क्यूब मान लो, मैं सेंटीमीटर में कन्वर्जन कर रहा हूँ सारा इजीली, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास आएगा कि अगर मैं एक सेंटीमीटर वाली, एक यूनिट वाली साइड कैसी होनी चाहिए उसकी, एक यूनिट, हर साइड उसकी कितनी होनी चाहिए, एक यूनिट, कि मतलब मैं ऐसे छोटे छोटे एक यूनिट के, मतलब जिस भी यूनिट की बात रही उस वाली सेम यूनिट के एक यूनिट में काटूं कि उसकी हर साइड एक हो, तो कितना हो गया यहाँ पे वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो मतलब अगर एक यूनिट वॉल्यूम मतलब कि किसी भी 1 होनी चाहिए उसकी वैल्यू यूनिट की, तो इतने वाला अगर जो बक्सा होगा इसका मास कितना होगा, उसे हम डेंसिटी कह रहे हैं। और डेंसिटी का साइन होता है रो, रो एक ग्रीक लेटर है, ये चीज याद रखना, डेंसिटी का साइन होता है रो। तो आप बताइए क्या ऐसी किसी चीज की कोई डायरेक्शन हो सकती है, नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है कि मान लो साइड 2 थी तो हमने इसका निकाल दिया। अब आप बताओ इसकी डेंसिटी कितनी होगी, डेंसिटी होगी, मास कितना है 10 ग्राम है, बाय में 8 है, कितनी आ जाएगी 1.25, जहां तक लग रहा है ना, 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसी कुछ भी नहीं हो सकती, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, उसके कुछ भी यूनिट हो सकती है इसकी, ये चीज याद रखना। तो डेंसिटी की क्या कोई डायरेक्शन होती है, नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एक वैल्यू हो गई, एक इसकी यूनिट हो गई, यूनिट ये रही, वैल्यू ये रही, वैल्यू और ये हो गई यूनिट। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये हो गया, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ये चीज सुनो, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव मतलब कि आप बताओ कि आपने मान लो ये निकाला, या क्या बोलोगे, क्या नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, नहीं, आप बोलोगे पॉजिटिव है, लेंथ पॉजिटिव है, तो वॉल्यूम भी पॉजिटिव आ गई, मास भी पॉजिटिव ही होता है। तो या बोलोगे पॉजिटिव भी हो सकती है, या फिर जीरो भी हो सकती है। जीरो लेंथ क्या होता है, मान लो एक आपने सुना होगा डिस्टेंस, आपने छोटी क्लास में पढ़ा कि मैंने कितनी दूरी ट्रेवल करी,
वही तो मेरा डिस्टेंस होता है। मैंने कितनी दूरी ट्रेवल करी वही तो मेरा डिस्टेंस होता है। अब मान लो मैं यहीं कहीं इसको रब कर देते हैं, ठीक है, इसको रब कर देते हैं ताकि अभी हमें बाद में वेक्टर के बारे में लिखेंगे। वेक्टर का आपको थोड़ा भी याद करना पड़ेगा, बाद में चैप्टर के एंड पे आएंगे ना हम लोग, तब आप वेक्टर बड़े आराम से समझ जाएंगे। जब मैं आपको वेक्टर के लॉस पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे बात पे लिखूंगा ना, वो अभी नहीं समझ आएंगे, चैप्टर के एंड में आराम से आ जाएंगे। ये तो सब आपने पढ़ा हुआ है, एकदम रिकैप करा दिया मैंने शॉर्ट में, आपने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। जीरो कैसे हो सकता है, आपने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये चीज याद रखना, डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब मान लो ये है हमारा एक दोस्त है, मान लो कोई, इसका नाम होगा कुछ, मुझे नहीं पता। अब ये बहुत देर से यहीं खड़ा है, इसी पॉइंट ए पे खड़ा हुआ है, बहुत देर से आराम से खड़ा खड़ा फोन चला रहे, आराम से फोन चला रहे, यहाँ खड़ा हुआ। तो क्या इसने कुछ दूरी ट्रेवल करी, कुछ लेंथ ट्रेवल करी? नहीं। तो इसका जो है, इसका क्या है डिस्टेंस ट्रेवल? जीरो। इसने कुछ भी नहीं ट्रेवल करा, वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो जब मैं मान लो मैं यहीं कहीं खड़ा हूं, तो क्या मैंने कोई डिस्टेंस ट्रेवल करा? मैंने नहीं करा। तो मतलब ये जीरो भी तो हो सकता है। हाँ, टाइम हो गया, मान लो मैं स्टॉप वॉच 0 सेकंड दिखाता रहता हूँ, है ना, तो ये पॉजिटिव हो सकता है, जैसे लेंथ, टाइम, डेंसिटी से पॉजिटिव, वॉल्यूम, एरिया, मास, ये सब पॉजिटिव आएंगे। जीरो भी हो सकता है कि हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 मीटर, तो लंबाई इसकी 0 थी, ठीक है। तो जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ये सब बेसिक बात है कि कुछ स्केलर है, वेक्टर है। मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, अगला टॉपिक ही है हमारा, वहां बताऊंगी डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्केलर, वेक्टर, दोनों में फर्क, दोनों के न्यूमेरिकल्स, दोनों की मैग्नीट्यूड में क्या फर्क आता है। और जब लास्ट में वेक्टर पढ़ोगे ना, तब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे टॉपिक, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब तो उस टाइम लगेगा, अच्छा ये वहां से जुड़ रहा है, अच्छा अच्छा, ठीक है। स्केलर और ये हो गया हमारा वेक्टर। आ जाओ, वेक्टर, वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड। अगर इसके पास मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड, तो बिना मैग्नीट्यूड के तो कोई क्वांटिटी हो ही नहीं सकती। मैग्नीट्यूड तो होगा ना, कुछ मैग्नीट्यूड, कुछ वैल्यू भी तो होगी उसकी। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वेक्टर के पास। इसके अलावा भी क्वांटिटी होती है टेंसर क्वांटिटी। तो जब आप लोगों को मैं 10th क्लास के जो है उनके लिए इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर लाऊंगा, तब बताऊंगा टेंसर क्या होता है ना। अभी टेंसर नहीं बताऊंगा, टेंसर आपको वेक्टर के लेक्चर में थोड़ा सा बता दूंगा, अभी नहीं बताऊंगा, है ना। तो इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। ये बात तो मैंने आपको प्रॉपर समझा दी, इसको थोड़ा सा आप अभी के लिए याद कर लो। बाकी जब आप डिस्प्लेसमेंट जैसे टॉपिक्स पढ़ लोगे, आपको बड़े आराम से खुद ब खुद ही क्लियर हो जाएगी ये चीज, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, वेक्टर के लेक्चर में भी ये चीज बताऊंगा एक बार, ठीक है। उसके बाद ना आप इसको ना, जैसे यहाँ पे तो हम प्लस माइनस के लॉ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से कर लेते हैं अपना काम। इट डज नॉट फॉलो द बेसिक लॉज ऑफ अरिथमेटिक्स। तो क्या हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, इनके अपने लॉज होते हैं, वेक्टर की वीडियो में बताऊंगा ना आप लोग को। इट डजंट फॉलो, क्योंकि यहाँ पे बताने का कोई सेंस नहीं है। फॉलो द, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं आती, फॉलो द बेसिक आप लोग को, है ना। तो लॉज ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो अभी आप लोगों को ये नहीं बताया, लेकिन इतना समझ लो कि इनके अपने खुद के लॉ होते हैं। इट हैज इट्स ओन लॉज, इनके खुद के अपने लॉ होते हैं। इट्स ओन लॉ ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के भी होते हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे एक एग्जांपल लिख लो अभी के लिए, पैरेललोग्राम लॉ, इसका प्रॉपर डेरिवेशन कराऊंगा मैं, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। इसका प्रॉपर डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सब कराऊंगा, परेशान नहीं होना। तो इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, ये बेसिक लॉज ऑफ अरिथमेटिक को फॉलो नहीं करता। उसके बाद आप तीसरी चीज लिखो कि मान लो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड बदल के इसकी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बदल के इसकी क्वांटिटी बदल सकता हूँ, स्केलर को बदल सकता हूँ, तो ये किससे अफेक्ट होगा? ये मैग्नीट्यूड भी बदलूंगा तो भी अफेक्ट होगा, डायरेक्शन से भी होगा, और दोनों से भी हो सकता है। इट इज अफेक्टेड बाय द चेंज, इट इज अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, या फिर डायरेक्शन बदल दो काम हो जाएगा, या फिर दोनों ही बदल दो तो भी काम हो जाएगा वेक्टर का, है ना। इसके बाद इसके एग्जांपल अभी के लिए लिख लो, बाद में प्रॉपर समझा दूंगा। इसके बाद एक छोटी सी चीज और बताऊंगा, वेक्टर की एक छोटी सी बात यहाँ बता के जाऊंगा मैं आप लोगों को, परेशान मत हो। डिस्प्लेसमेंट हो गया, आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी हो गया,
वेलोसिटी हो गया। यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस ऐड कर लेते हैं कि स्केलर में डिस्टेंस होता है, स्पीड आपने पढ़ी है, स्पीड की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो स्पीड वर्सेस वेलोसिटी पे भी लेक्चर मिलेगा। एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। फोर्स आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, तो एक फोर्स हो गया, यहाँ पे आएगा फोर्स, फोर्स आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, मोमेंटम भी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट है ना। तो ये सारे हो गए वेक्टर की बातें। अब आप लोग सोच रहे हो कि हमें ये तो पता नहीं वैल्यू कैसी हो सकती है वेक्टर की, तो एक बात लिख देता हूं, इतना तो समझ में आ गया कि इनके अपने खुद के लॉ होते हैं, अरिथमेटिक के लॉ फॉलो नहीं करते, इनको चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब दोनों से फर्क पड़ सकता है कि दोनों चीजें बदल जाए तो मैग्नीट्यूड बदल दो या डायरेक्शन बदल दो या दोनों बदल दो। एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। चलो अब वेक्टर के बारे में पांचवा पॉइंट लिखो। पांचवा पॉइंट वेक्टर के बारे में। वैसे उम्मीद है अब तक आप लोग ये सारी चीजें लिख रहे होंगे जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। पांचवा पॉइंट लिखो, इट कैन बी, या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे, जब आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ोगे ना नेक्स्ट टॉपिक में, तब आपको समझ में आएगा कि नेगेटिव भी हो सकता है, ये चीज है ना। अब इसका रिप्रेजेंटेशन समझ लो, मान लो एक कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है ना, तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक चीज लिख लो यहाँ पे, ये पॉइंट तो आप लिख लेना है ना। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, कि मान लो कोई वेक्टर है ए वेक्टर है ना, तो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, कैसे दिखाया जाता है कि उसके ऊपर ना एक एरो लगा देते हैं। एरो कैसे, कि एरो से पता लगता है कि एरो क्या दिखाता है, किसी भी चीज में आप देखो, कोई भी आप मैप्स चला रहे हो फोन में तो एरो दिखाता है। एरो क्या दिखाता है, डायरेक्शन, कि आप ऐसे चले जाओ, आप ऐसे चले जाओ, आप ऐसे चले जाओ, आप यहां चले जाओ, तो एरो क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। तो मतलब डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या हम यूज करते हैं, एरोज शो डायरेक्शन, एरोज आर यूज्ड टू शो डायरेक्शंस। आप कोई भी मैप चला लो, आप कोई मैप वाली ऐप चला लो, वहां पे आपको एरोज मिलेंगे, एरोज क्या दिखाएगा, डायरेक्शन दिखाएगा। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी is represented with an arrow on top, with an arrow on top, उसके ऊपर एक एरो लगा दिया जाता है। जैसे मान लो आप फोर्स लिखते थे ना, अभी तक आप फोर्स को एफ लिखते थे, एक्चुअल में वो ये था, क्योंकि ये क्या दिखाता है, बिकॉज एरो वाई, क्यों एरो क्यों लगाते हैं, वाई, एरो शो डायरेक्शन, की एरोज डायरेक्शन दिखाने के तो काम आते हैं, शो डायरेक्शन। अब कोई ये नहीं कहेगा कि मान लीजिए फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है तो मैं ऐसे एरो बना दूं, नहीं, गलत हो जाएगा। कोई कह रहा है फोर्स नीचे की तरफ लग रही है तो मैं ऐसे एरो बना दूं, गलत। सिर्फ इसी डायरेक्शन में ही वेक्टर का एरो बनता है। आपको डायरेक्शन ऐसा नहीं लिखने की ऊपर नीचे ये सब, नहीं, ऐसी ही डायरेक्शन होता है। लेकिन एरो क्या दिखाता है, डायरेक्शन का सिंबल होता है। एरो इज अ सिंबल ऑफ डायरेक्शन, एरो इज अ सिंबल ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब इसको कैसे समझ सकते हैं, ए वेक्टर को आप दो तरीकों से लिख सकते हैं, ये और ये, इसकी ऐसे लिखा जाता है कि मतलब इसका मतलब क्या होता है कि दो तरीकों से नहीं लिखा जा सकता, हम इसे एक साथ ऐसे लिखते हैं कि इसका मतलब होता है इस वाले का मैग्नीट्यूड, कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वैल्यू क्या है, और इसका मतलब होता है ये एक यूनिट वेक्टर होता है, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी वैल्यू होती है सिर्फ वन, यूनिट मतलब वन, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, कुछ नहीं हो जाएगी ना, तो ये तो मल्टीप्लाई करके जीरो आ जाएगा सब कुछ, नहीं, ये यूनिट वेक्टर होता है। लेकिन ये क्या दिखाता है, डायरेक्शनल होता है। इसको हम लोग इसलिए यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शनल वाला, डायरेक्शनल वेक्टर कहते हैं कि डायरेक्शन दिखाता है। ये यूनिट वेक्टर है जिसकी वैल्यू तो वन है, लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड इधर रह गया, लेकिन यूनिट वेक्टर ना हमें डायरेक्शन दिखाता है। इसकी वैल्यू तो वन है लेकिन ये है डायरेक्शन में, मतलब ये हमें डायरेक्शन दिखाता है। यूनिट वन क्यों ली गई, क्योंकि वन आपको बताने कि वन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज सेम रहेगी, लेकिन अगर आप जीरो ले लेते कि कुछ नहीं है तब तो जीरो हो जाता, वो हम ले नहीं सकते। तो ये चीज याद रखना कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स है, कि वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जब आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ोगे मैं आपको थोड़ा सा और हिंट दूंगा, तब आपको और समझ में आ जाएगा, है ना। बाकी अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो वेक्टर के लेक्चर में लॉस क्लियर होंगे कि पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पे एक बेसिक बात बता दी कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कि ऊपर एक डायरेक्शन के लिए एक एरो लगा दोगे,
कि एरो क्या दिखाता है कि डायरेक्शन का सिंबल है एरो, तो 1 क्यों लिया कि सेम वैल्यू रहेगी, 0 नहीं ले सकते यहाँ पे, है ना। तो आप लोगों ने नोट्स तो बना लिए होंगे, प्रॉपर नोट्स बनाना कि सारे पॉइंट्स लिखना, जो मैंने यहाँ पे डेंसिटी के बारे में, टाइम के बारे में, लेंथ के बारे में एग्जांपल्स दिए उनको भी लिख के रखना अपने पास, ताकि जब आप रिवाइज करो आप देखो अच्छा ऐसा बताया था, हाँ तो ये यही वाला पॉइंट है, हमें याद आ गया तुरंत, है ना। वो जो एग्जाम्पल बनाते 60 किलो का आदमी, 80 किलो का आदमी, उसके फल वाले, ये सारे लिख लेना अपने पास, ताकि आप जब इसे रिवाइज करो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके वेक्टर में वो पांचों के पांचों पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ढंग से हेडिंग डाल के ये सब बना लेना, ये सब लिख लेना, और इसको इस तरीके से भी लिख लेना, है ना। और बाकी लॉ के एग्जाम्पल लिख लेना। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो उम्मीद है आप लोगों ने ये सब नोट्स बना लिए होंगे और अच्छे से बनाना, ताकि पढ़ लो, एक ही पेन से बना लो चलेगा, लेकिन लिख लेना। एंड ऑल द बेस्ट, और आगे वाले लेक्चर्स के लिए चैनल को खोल खोल के देखते रहिए कि आगे का लेक्चर कौन सा आएगा। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट तो मैं प्लान कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का 30-40 मिनट का एक लेक्चर दे दूं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये बता दूं क्या होते हैं। उसके बाद आपको जो 90 माइनस थीटा, थीटा वाले ये सारे एंगल्स हैं, फॉर्मूले बेसिकली बता दूं, और 3 आइडेंटिटीज बता दूं, ताकि मैं इन सबका यूज डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वाले लेक्चर में आप लोगों को करा सकूं। वहां पे चीजें बहुत ईजी रहे, बहुत क्लियर रहे, तो वो लेक्चर जरूर देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री वाला, टाइप्स ऑफ मोशन वाला, उसके बाद डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वाला। तो ट्रिग्नोमेट्री, टाइप्स ऑफ मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब देखते चलिएगा। टाइप्स ऑफ मोशन आप लोग पढ़ चुके हैं 7th में, तो आप लोग देख लेना, आपको देखना हो तो, वरना आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन नहीं आता तो उसे जरूर देखना। मैं तो रेफर करूंगा कि एक बार देख ही लो, कि बहुत से टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सब आपको नहीं पता होते हैं, तो इनके एक बेसिक लुक ले लेना। मैं साइड हो गया, ये देखना है देख लो, एंड ऑल द बेस्ट।